डॉक्टर शौकत हुसैन डार। लर्नर्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारा जो ये कोर्स है BEGE 141, इसका जो उन्वान है अंडरस्टैंडिंग प्रोज यानी कि नस्र को समझना। तो स्टूडेंट्स, हम ब्लॉक 4 की बात कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट ब्लॉक है। तो इसमें हम डायरी, स्पीच, लेटर्स और ट्रेवलॉग्स करते हैं, यानी कि डायरी, तकरीर, खुतूत, सफरनामा। तो यूनिट 1 में हमने एनी फ्रैंक की जो एक डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की है। यूनिट 2 में हमारे पास मार्गरेट लॉरेंसिस की द फाइनल आवर है, ये स्पीचेस में आता है। उसके बाद हमने हमारे पास जो नेहरूज लेटर्स टू इंदिरा गांधी, द क्वेस्ट ऑफ अ मैन, यानी कि इंदिरा गांधी को नेहरू के खतूत, इंसान, जिसका उन्वान है इंसान की तलाश। तो यूनिट 4 जो है सफरनामा, जिनको हम ट्रेवलॉग्स के नाम से जानते हैं, ये बिल एटकन के हैं, ट्रेवल्स बाय लेसर लाइन है। तो जो अंडरस्टैंडिंग प्रोज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने ब्लॉक 1 में समझने की कोशिश की कि जब हमने नस्र को समझने की कोशिश की, हमने आपको ये इन चीज़ों से रूबरू करवाया था कि जो नस्र है इसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी कि कंपेयर करते हैं शायरी के साथ। नस्र को समझना, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोज, देन इट्स of paramount importance for you to compare this prose with poetry, because what you find in prose you normally don't find those traits, elements, characteristics in poetry. For instance, जब हम बात करते हैं नस्र की, नस्र में जो हम देखते हैं, नस्र में हम ये एक्चुअली आपको ये याद रखना है, नस्र जो होती है ना, ये सेंटेंसेस की बुनियाद पे होती है, ये पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। हमने ये भी जानने की कोशिश की थी, जो हमारे अर्लियर लेक्चर्स थे, जो पहले लेक्चर्स हमारे थे, उसमें हमने देखा कि जो शायरी होती है, जो एक शायर होता है, वो कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करता है। उसको कुछ चीजें हैं जिन 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 पे शायरी ना वो जैसे रिलाई करती है। फॉर इंस्टेंस, जब हम शायरी की बात करते हैं, एक जो शायर होता है वो पहले यानी कि उसको जो पहला ही थॉट दिमाग में होता है वो ये होता है कि उसको ये देखना है कि जो लाइन्स है, जो शायरी है, वो मैंने स्टैंजा फॉर्म में लिखनी है, वो मैंने वर्स फॉर्म में लिखनी है। और शायर को साथ साथ में ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि जो इसमें मेरे पास राइम स्कीम होनी चाहिए, उसको एलिट्रेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है, कंसोनेंस का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हम नस्र की बात करते हैं, नस्र में जैसे आप अभी ऐसे लिखते हो, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो, नॉवेल्स लिखते हो, ऑटोबायोग्राफीज लिखते हो, ट्रेवलॉग्स लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, या इवन की मेमोयर्स लिखते हो, बायोग्राफीज लिखते हो, ऑटोबायोग्राफीज लिखते हो, ये डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोज है। बिकॉज ये वो चीजें हैं जो जिनमें एक राइटर राइम स्कीम का इस्तेमाल नहीं करता है। ये वो चीज यानी कि ऑटोबायोग्राफी में एक राइटर जो होता है, मेमोयर में जब एक बंदा मेमोयर लिखता है, ऐसे लिखता है, शॉर्ट स्टोरी लिखता है, वो केयर नहीं करता है कि मेरे को अब यानी कि स्टैंजा फॉर्म में होनी चाहिए, साउंड पे का ख्याल नहीं उसको रखना है, टोन का ख्याल नहीं रखना है, एलिट्रेशन का ख्याल नहीं रखना है उसको। लेकिन ये चीज है, इफ यू वांट टू बिकम अ पोएट, इफ यू आर ऑलरेडी अ पोएट, देन you will have to follow certain parameters, certain structures. For instance, जब हम जैसे अभी हमने आपको बोला कि जब आप लिखते हो तो पहले आपको स्टैंजा फॉर्म में लिखना होता है, वर्स फॉर्म में लिखना होता है जब हम शायरी की बात करते हैं। तो उसके बाद हमने अदब के बारे में जानने की कोशिश की कि व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट रोल लिटरेचर प्लेज इन आवर लाइफ। हमने अदब को जानने की कोशिश की, हमने अदब को समझने की कोशिश की। हमने ये भी देखा कि जो लिटरेचर है, इट डील्स विद ह्यूमन लाइफ, इट पोर्ट्रेज ह्यूमन लाइफ रियलिस्टिकली, यानी कि ट्रूथफुली। एक जो राइटर होता है, वो जो भी उसकी सराउंडिंग में होता है, जो भी चीजें वो देख रहा है, वो उन चीजों को ना ट्रूथफुली पोर्ट्रे करता है, डिपिक्ट करता है। तो हमने फिर उसके बाद भी देखा कि एक जो राइटर होता है, how he differs from a common citizen, how he differs from us. There are certain elements जो एक राइटर में है जो हम में नहीं है। फॉर इंस्टेंस, एक जो अच्छी क्वालिटी होती है, जो हमने बोला है कि एक जो राइटर होता है, he is always having a broader vision of human life. एक विजनरी होता है,
ही इज हैविंग वो यानी कि उसको बहुत दूर तक उसकी नजर होती है। हमने जॉर्ज ऑरवेल की बात की थी लास्ट लेक्चर में, हमने आपको रूबरू करवाया कि जॉर्ज ऑरवेल में वो ट्रेट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, या जॉर्ज ऑरवेल ने जो चीजें लिखी हैं, कैन वी कॉल राइटर लाइक जॉर्ज ऑरवेल अ फ्यूचरिस्टिक राइटर? यू नो जब हमने 1984 की बात की, हमने आपको बोला कि 1984 में जॉर्ज ऑरवेल कुछ चीजों की प्रिडिक्शन करता है, कुछ चीजों के बारे में लिखता है, और फिर वो चीजें आजकल हो रही है, वो चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही है। हालांकि जो जॉर्ज ऑरवेल ने नॉवल लिखी थी 1984, वो उसने 1949 में लिखी थी, लेकिन इस नॉवल में जो प्रेडिक्ट करता है वो 1949 में वो प्रेडिक्ट करता है कि 1984 में कौन कौन सी चीजें होने वाली है इस दुनिया में। अब जरूरी नहीं है कि वो चीजें उसी साल में हो, ये एक टाइटल दिया था उसने 1984। इट डजंट मीन कि एक राइटर जो होता है जो प्रेडिक्ट करता है वो उसी टाइम साबित हो जाए, वो उसके बाद भी उसकी हम उसको देख सकते हैं। उसकी जो प्रेडिक्शन होती है वो मे बी आफ्टर अ डिकेड, मे बी आफ्टर 2 डिकेड्स वो हमारे पास आती है। तो एक अच्छी जो क्वालिटी, एक और जो क्वालिटी एक राइटर की होती है, ही इज हैविंग ब्रॉडर पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का बहुत बड़ा दखल होता है एक राइटर के पास। एक राइटर के पास बहुत सुप्रीम पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है। ही इज हैविंग अनकॉमन सेंसिबिलिटी, ही इज हैविंग ही इज फुली enthusiastic towards human life, यानी कि जो भी he is even a keen observer of human life, he is a sensitive human being। जैसे कि हमने बात की थी वर्ड्सवर्थ की, जब हम नेचर की बात करते हैं, अ पोएट लाइक वर्ड्सवर्थ, वो बहुत मुतासिर हुए थे नेचर से, जो भी उसके इर्द गिर्द चीजें हो रही थी, चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड every natural object is having its own entity. It's like a human being. Every natural object is having its own life. It is having feelings, senses. It's a sentient being. तो कहने का मतलब यह है कि जो एक राइट लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, let me recall that statement which I mentioned during the last lecture. I told you people कि जो एक राइटर होता है उसमें हमने जानने की कोशिश की कि एक जो राइटर होता है, ये जरूरी नहीं कि एक राइटर की जो ओपिनियन है ही इज ऑलवेज करेक्ट। अब जरूरी नहीं कि एक जो राइटर होता है वो हमेशा उसकी जो राय है वो ठीक हो, वो सही हो, क्योंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में ही जॉर्ज ऑरवेल के एक एसे से रूबरू करवाया था। जैसे हमने एक एसे में ऑरवेल का जो एक एसे है इंग्लैंड यूर इंग्लैंड, उसमें although we know George Orwell was an anti-imperialist, he hated, disdained, this what we call colonialist ideology. He believed that कि जैसे वो बुर्मा में रहे थे, बुर्मा में उसने बहुत सालों तक पुलिस की सर्विस दी थी, और उसमें उसने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे द देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहे थे। वो बुर्मा में थे, जॉर्ज ऑरवेल काम कर रहे थे, तो उसने देखा था कि एक रिजेंटमेंट में है, एक रिजेंटमेंट बुर्मीज लोगों में है, म्यांमार के लोगों में, वो नहीं चाहते हैं कि हम पे ब्रिटिशर्स रूल करें। और वो जो राइटर लाइक ऑरवेल, उसने वहां पे देखा, देन ही ट्राइड टू पोर्ट्रे दोस इमोशन, द थॉट्स, जो भी सेंटिमेंट्स थे लोगों के, उसने वही बयान किए अपनी राइटिंग्स में। लेकिन जब हम इंग्लैंड यूर इंग्लैंड, एक जॉर्ज ऑरवेल का ये एसे इसका मुताला करते हैं, व्हेन वी कम टू नो कि जॉर्ज ऑरवेल वाज इवन he believed in what we call ethnocentrism. He was a cultural elitist. He believed his culture is superior than all cultures of the world. तो कहने का मतलब यह है कि लास्ट लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की कि एक जो राइटर होता है, जरूरी नहीं है कि उसकी जो ओपिनियन है, उसके जो विचार है, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी जो नजर है वो हमेशा ठीक हो, उसके जो थॉट्स हैं, स्टेटमेंट्स जो वो लिखता है वो हमेशा इट्स ऑलवेज करेक्ट, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये हमने शेक्सपियर की भी बात की, हमने टेनीसन की बात की, हमने फ्रेडरिच नीत्शे की बात की,
famous German philosopher and poet, Friedrich Nietzsche. You know, he once said that, even उसने एक बुक लिखी है द विल टू पावर, उसमें वो लिखता है औरतों के बारे में. ही राइट्स देयर वुमन इज वीक, टिपिकली सिक, इन यू नो इनकंसिस्टेंट, चेंजेबल. यू नो कि जब एक फ्रेडरिक नीट्शे का मानना है कि जो औरतें हैं ये कमजोर हैं, यानी कि he even went on to say they are typically sick, they are inchangeable, ये जैसे changeable, they are inconsistent, यानी कि they are what we call unfaithful, they don't remain stick to their own word. तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसकी ये ओपिनियन ठीक है, हम इसकी इस ओपिनियन के साथ जाए. हमने लास्ट लेक्चर में आपको इन चीजों के साथ रूबरू करवाया कि एक जो रीडर होता है, ये रीडर की जिम्मेदारी होती है, ये रीडर की ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको तह तक जाना है, आपने बड़े अच्छे गौर फिक्र से एक बुक को पढ़ना है, समझने के बाद आपको फिर सोचना, खुद सोचना है कि ये जो इस राइटर ने इसमें लिखा है, all these are these things fact, जो भी इसने लिखा है, इसके जो थॉट्स है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, ये आप पे रिलाई करता है, ये आप पे डिपेंड करता है. इवन यू कैन इवन बिकम अ क्रिटिक ऑफ दैट ऑथर. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू फील द राइटर डिवेट्स समवेयर, he had or he has projected things wrongfully, in a bad manner, then you have an every right to criticize him, censure him, denounce his ideology. तो लेकिन जब ऐसे फ्रेडरिक नीट्शे की बात कर रहे हैं, एक जगह ठीक है, फ्रेडरिक नीट्शे जैसा राइटर, शेक्सपियर जैसा राइटर, टेनिसन जैसा राइटर, जॉन डन जैसा राइटर, वर्ड्सवर्थ जैसा राइटर, इनकी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं इनकी राइटिंग्स में, लेकिन वो ये जरूरी नहीं कि ये हर मर्तबा ये ठीक हो. लेकिन इसका मतलब ये कतन भी नहीं है कि ये हर एक जगह गलत है. इनकी ओपिनियंस दे मैटर. They were great writers. They were having greater power of imagination. They were all keen observers of human life. They were having they were sensitive human beings. तो जब हम राइटर की बात करते हैं, जब हम प्रोज राइटर की बात करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर जब हम, अब ये कुछ क्वालिटीज होती हैं राइटर्स की, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक जो बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है राइटर के पास, वो क्या होती है, ये चीजों को देख रहा है, फिर वही चीजें वो कैप्चर कर रहा है अपनी बुक्स में, और उसके साथ साथ जो देख रहा है अपनी ओपिनियन दे रहा है, अपनी जो उस चीज को ना अपने इमोशंस आपके सामने ला रहा है, यानी कि जो भी उसके अपने थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, व्यूज हैं, ओपिनियंस है उसकी खुद की रिगार्डिंग सो मेनी इश्यूज, वो रखता है वो बुक पे. देन ये आपका जॉब है, ये मेरा जॉब है, ये हमारा जॉब है कि फिर हम उस बुक को पढ़े, उस बुक का मुताला करें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें, उस बुक को डीपली स्टडी करें, फिर हम ये कह सकते हैं कि इस जो राइटर की ओपिनियन ठीक है या गलत है, या हमको इवन जब हम बुक पढ़ रहे हैं हमको साथ साथ पता चलता है कि एक जो राइटर होता है इसका यहाँ पे एम क्या है लिखने का. वी इवन टॉक्ड अबाउट जो एक राइटर होता है, देयर आर जैसे हम लास्ट we even talked about this during the earlier lectures. I believe during the second lecture we talked about literature is of two types. One we call literature of power and the other one we call literature of knowledge. Literature of, जैसे हम देख रहे हैं कि यानी कि what we call art for art's sake and art for life's sake, writing for writing's sake, writing for life's sake. यानी कि एक जो राइटर होता है ना, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की हमने बात की थी, when we took up George Orwell's essay Shooting an Elephant, we talked about George Orwell's उसने एक essay लिखा था Why I Write. हमने उस essay में उसको भी हमने thoroughly स्टडी किया है, उसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको जॉर्ज ऑरवेल का एक essay है Why I Write, उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि ये जो essay है जॉर्ज ऑरवेल का Why I Write, इसमें जॉर्ज ऑरवेल लिखता है एक जो राइटर होता है, राइटर के बहुत सारी कैटेगरीज हैं. एक तबका होता है राइटर्स का, वो लिखते हैं, दे राइट फॉर व्हाट. देयर इज अ कैटेगरी ऑफ राइटर्स, दे राइट फॉर मनी, दे जस्ट वांट टू अर्न मनी. यानी कि एक तबका राइटर्स का ऐसा है, वो खाली
They just want to earn money. They just want to become financially stable. They just want to become, economically stable. यानी कि एक तबका है राइटर्स का, उनका खाली ये मोटिव होता है कि हम बुक लिखे, मार्केट में ये बुक आए और हमें पैसे मिले. लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ऑरवेल देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ राइटर्स. दे राइट फॉर व्हाट वी कॉल नेम एंड फेम. एक और तबका है राइटर्स का, वो लिखते हैं किसके लिए? शोहरत के लिए. वो नाम कमाना चाहते हैं. Even George Orwell went on to say there is another category of writers. एक और तबका है राइटर्स का. वो क्यों लिखते हैं? वो जो एक और तबका है राइटर्स का, they just want to, they just want to remain alive even after their death through their writing. यानी कि जॉर्ज ऑरवेल का कहना है कि एक और तबका जो दुनिया में राइटर्स का, वो लिखते हैं. उनका एम ये नहीं है कि वो पैसे कमाए, उनका एम ये नहीं है कि वो शोहरत कमाए. उनका खाली ये एम होता है कि हमारी जो बुक्स हैं, हम कुछ लिखे, हम कुछ कैप्चर करें जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, और हम इन बुक्स के जरिए जिंदा रहे. Even George Orwell mentioned there is another category of writers. They just write, they just capture each and every incident, event which is happening in their surrounding, yeah, even in every nook and corner of the world. They just want to capture all those images, all those objects, things, incidents. और वो क्यों लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दे राइट फॉर द पोस्टेरिटी. वो लिख रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशंस है उनको पता चले कि फलानी एरा में क्या हो रहा था, फलानी सदी में कैसे लोग जी रहे थे. जैसे हम फेमसली बात करते हैं, इस यहाँ पे एक बात मेरे को याद आ रही है जॉर्ज ऑरवेल की इस पॉइंट के रिलेटेड. कुछ राइटर जो लिख रहे हैं ना कि वो जो दे राइट फॉर द पोस्टेरिटी, वो पोस्टेरिटी को वो दिखाना चाहते हैं कि फलानी एरा में क्या हुआ था. जैसे हम when we talk about English language, when we talk about English literature, particularly the Victorian age, Victorian age we all know, ये वही एज था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. ये वही एज था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजिकली इंग्लैंड ग्रो कर रहा था. ये वही एज थी जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे दुनिया पे. लेकिन अब अगर आप जानना चाहते हो, if you want to study what was happening during the Victorian era, maybe political conditions, social conditions, economic condition, even educational setup कैसा था, it is being said, आप ये चीजें हिस्ट्री से भी पढ़ सकते हो. आपको हिस्ट्री बुक से भी ये नॉलेज मिल सकती है. आप हिस्ट्री बुक से भी वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो कि विक्टोरियन एरा में क्या क्या हो रहा था. इवन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ मिलेगा. लेकिन व्हाट यू नीड टू डू, व्हेन यू आपके उसको फिर बोलते हैं कि आपको फिर हिस्ट्री बुक्स का मुताला करना है. यानी कि आपने यू विल हैव टू रीड, स्टडी बिगर वॉल्यूम्स ऑफ हिस्ट्री बुक्स. लेकिन वही, यानी कि एक अब वही चीजें आप देखना चाहते हो विक्टोरियन एरा में क्या हो रहा था. Just to read Tennyson's few poems, you will come to know what was happening during the Victorian era. Even मैंने आपको इस चार्ल्स डिकिंस की हमने एक नॉवल के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी when we were studying यानी कि लेटन स्ट्रेचेस बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरिया की जब वो बायोग्राफी कर रहे थे, तब मैंने बोला कि अगर आप विक्टोरियन एज का मुताला करना चाहते हो, नो डाउट यू कैन स्टडी, you could study thoroughly what was happening during the Victorian age from history books. But एक जो शायर होता है, एक जो नॉवेलिस्ट होता है, ये आपको एक ही स्टेंजा में पूरी सदी की कहानी बयान करता है. ये एक जो नॉवेलिस्ट होता है, प्रोज राइटर होता है, नसर लिखने वाला जो राइटर होता है, ये आपको एक ही सेंटेंस, एक ही पैराग्राफ, एक ही स्टेंजा में ना यानी कि एक सदी की दास्तान बयान करता है. When we talk about Charles Dickens novel A Tale of Two Cities, उसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? When you read, when you just turn when you take up Charles Dickens novel A Tale of Two Cities, and at the very outset of the novel you read जो पहले कुछ सेंटेंसेस उस नॉवल में हैं, यानी कि जैसे वो लिखता है, वो नॉवल स्टार्ट इस सेंटेंस से होती है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ फूलिशनेस.
इट वाज द ब्लीप ऑफ इपॉक, यानी कि जब आप ये लाइन्स पढ़ते हो, इट वाज द, जैसे वो आगे लिखता है, इट वाज द स्प्रिंग ऑफ होप, इट वाज द विंटर ऑफ डेस्पेयर, यानी कि जो पहला पैराग्राफ इस नॉवल का है, आप एक ही पैराग्राफ में आपको चार्ल्स डिकेंस रूबरू करवाता है 19th सेंचुरी इंग्लैंड में क्या हो रहा था, 19th विक्टोरियन एरा की, जो विक्टोरियन एरा जो था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, लोग लाइफ कैसे जी रहे थे। जैसे हम पहले इस लाइन का मुताला अगर हम करेंगे, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस का कहना है कि ये एक बेहतरीन दौर था इंग्लैंड के लिए, इंग्लिस्तान के लिए। क्यों ये एक बेहतरीन दौर था? हालांकि ये चीज आप हिस्ट्री बुक से भी पढ़ सकते हो, बड़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में पढ़ सकते हो आप। अगर आप जानना चाहते हो कैसे विक्टोरियन एरा जो था, ये एक बेहतरीन दौर कहा जाता है इंग्लैंड के लिए, इस एज को, इस विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन जब क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी, तो आपको ये इंफॉर्मेशन हिस्ट्री बुक से भी मिल सकती है। लेकिन जब आप चार्ल्स डिकेंस की खाली एक ही लाइन पढ़ते हो, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, everything is contained in this very particular sentence, it was the best of times, यानी कि politically stable था इंग्लैंड, यानी कि इकोनॉमिकली बहुत आगे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत ज्यादा थी, रेलवे स्टेशन वो बना रहे थे, एरोप्लेन्स बना रहे थे, पंखे बना रहे थे, यानी कि टेलीफोन्स आ रहे थे, इवन बाकी जो जो भी, यानी कि मेडिसिन में वो बहुत तरक्की कर रहे थे, नई नई इजाद वो चीजें कर रहे थे रिलेटेड, चाहे वो इंजेक्शंस हो, मेडिसिन हो। तो और वही वही दौर था जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, आपको ये समझना है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स फॉर इंग्लैंड, यानी कि ये जो क्वीन विक्टोरिया की एज है। चार्ल्स डिकेंस क्या लिखता है? इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, एक ही लाइन में ना आपको एक पूरी सदी की कहानी बयान करता है, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। अब आप पे ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है, रिलाई करता है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये रीडर की जिम्मेदारी है कि आपको अब समझना है, आपको अब जानना है, आपको तह तक जाना है कि ऐसा क्या विक्टोरियन एरा में हो रहा था कि चार्ल्स डिकेंस लेबल्ड हिज ओन एज वर्स्ट ऑफ टाइम्स। आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वी टॉक्ड अबाउट दिस ड्यूरिंग द थर्ड और फोर्थ लेक्चर, कि मैंने आपको बोला था कि जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, जब हमने व्हाई चार्ल्स डिकेंस कॉल्ड इट वर्स्ट ऑफ टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस का मानना है कि जैसे उसने वो हार्ड टाइम्स एक नॉवल लिखी है, उसमें वो दिखाता है कि इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इन्हीं इंडस्ट्रीज की वजह से एक क्राइम स्टार्ट हो गया है, जिसको वो बोलता है चाइल्ड लेबर। यानी कि यानी कि चार्ल्स डिकेंस बोल रहा है ये एक, यानी कि ये जो चीज है चाइल्ड लेबर, इसकी चीज, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, फैक्ट्री सेटअप हो गई है, अब इससे क्या हो गया है कि अब जो बच्चे थे, जो जिनकी वो एज नहीं है काम करने की, लेकिन अब ये बच्चे फैक्ट्रीज में काम करने जा रहे हैं, उस एज में जब वो उनकी एज खेलने की है, पढ़ने की है, घर में रहने की है, लेकिन इसी एज में वो कहाँ जा रहे हैं? काम करने जा रहे हैं फैक्ट्रीज में। दूसरा पॉइंट, मैं आपको कुछ पॉइंट से रूबरू करवाता हूं, तो आपको समझ आएगा कि व्हाई चार्ल्स डिकेंस कॉल्ड his own age it was the worst of times, it was the best of times, you now understand. George Orwell talked about everything which was good for England in this sentence, it was the best of times. When we say it was the worst of times, worst of times, चार्ल्स डिकेंस के पास बहुत सारे वजूहात थे कि उसने उस एरा को, जिस एरा में वो रह रहा था, जिस एरा में क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी, जिस एरा में ना जो इंग्लैंड रूल कर रहा था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, या इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, तो जब हम इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स की बात करते हैं, तो उसमें चार्ल्स डिकेंस का मानना है कि एक तो चाइल्ड लेबर इससे सामने आया, चाइल्ड यानी कि बच्चों को काम मजदूरी पे जाना पड़ रहा था। दूसरा इविल जो क्राइम चार्ल्स डिकेंस समझ रहा था, वो ये था कि इन फैक्ट्रीज की वजह से जो नेचुरल नेचर है, कुदरत का जो निजाम है, इस पे थोड़ा सा असर पड़ गया है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हम उसको डिग्रेड करते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ चार्ल्स डिकेंस का मानना है कि जैसे उस दौर में इंग्लैंड और फ्रांस में थोड़ी सी जंग हो रही थी। तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट चार्ल्स डिकेंस का मानना ये है कि
जो एजुकेशनल सेटअप है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ओनली द फैक्चुअल एजुकेशन इज बीइंग गिवन टू स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ चार्ल्स डिकेंस का मानना था कि जो विक्टोरियन सोसाइटी में पीपल वर बिकमिंग deeply what we call, they were deeply engrossed in materialistic values. They were giving more value to their body instead of what we call soul. तो ये इन चीजों की वजह से चार्ल्स डिकेंस सेड इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। एक ही लाइन में मैंने आपको बहुत चीजों से रूबरू करवाता है चार्ल्स डिकेंस। लेकिन अगर आप यही चीजें एक ही लाइन में जो चार्ल्स डिकेंस बयान करता है, ये आपको फिर अगर आप हिस्ट्री बुक्स का मुताला करोगे, वहां पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना है, वहां पे आपको बड़े सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ना है, वहां पे आपको बहुत सारी बुक्स का मुताला करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं राइटर्स की। तो उसके बाद जैसे वो हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, इवन वी टॉक्ड अबाउट एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो डायरिस्ट थी, जिन्होंने डायरीज लिखी, उसने डायरीज क्यों लिखी? हम आपको अभी यही बोल रहे थे, जैसे जॉर्ज ऑरवेल। हाँ, देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ राइटर्स व्हिच George Orwell believed, they write just they want to give vent to their emotions, feelings, views। यानी कि जो भी उनके साथ हो रहा है, जो वो फील कर रहे हैं, वो उनको लिख रहे हैं, वो उनको बाहर वो लाना चाहते हैं, वो अपने जज्बात को बाहर लाना चाहते हैं। यानी कि एक और राइटर्स का जो तबका है दुनिया में, जैसे हमने अभी पहले बात की कि एक तबका राइटर्स का ऐसा है कि वो खाली लिखते हैं पैसे कमाने के लिए, वो एक और तबका है दुनिया में राइटर्स, वो लिखते हैं नाम और शोहरत कमाने के लिए। एक और तबका है राइटर्स का, वो लिखते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनको पता चले फलानी एरा में क्या हो रहा था। अब जॉर्ज ऑरवेल का मानना है कि एक और तबका है राइटर्स का, वो लिखते हैं लेकिन उनका कोई मोटिव नहीं होता है कि वो आपको परसुएट करे, वो आपको मनाए। They don't have an idea that they should become what we call instructors for you। यानी कि जो एक राइटर होता है वो खाली जो उसके साथ हो रहा है वो लिखता है, वो आपको अपनी फीलिंग से रूबरू करवाता है। तो जब हम डायरी की बात करते हैं, जब एने फ्रैंक की बात करते हैं, एने फ्रैंक भी वही कर रही है। एने फ्रैंक ने हॉलोकॉस्ट देखा था, नाजी जर्मनी जब था, हिटलर जब रूल कर रहा था जर्मनी पे, तो उसने एक हादसा हुआ था तब जूस के साथ। तो एक एनी फ्रैंक भी एक जू राइटर थी, जूविश राइटर थी वो। तो उसका भी जब हिटलर रूल कर रहे थे, तो उसको उसकी जो फैमिली है, इनफैक्ट जो भी जूविश पीपल थे 1920s 30s में जब हिटलर रूल कर रहा था, तो इनको बड़े बेरहमी से मारा जा रहा था, इन पे जुल्म डाला जा रहा था। तो एने फ्रैंक की जो फैमिली है, फिर इन्होंने यानी कि इन्होंने फिर माइग्रेशन की थी। कहाँ की तरफ माइग्रेशन की थी? नीदरलैंड्स की तरफ। तो वहां पे ये कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स में रहते, कुछ कहीं पे रह रहे थे ये कि हमें हिटलर के आर्मी कहीं ना देखी, हमें हिटलर के बंदे कहीं ना देखी, क्योंकि वो हमें फिर सीधे ही मार देंगे। तो फिर ये एक जगह छुप रहे थे, वहीं पे बैठ के जिंदगी गुजार रहे थे। 2-2.5 साल इनकी इसकी फैमिली ने एक हाइडिंग प्लेस में गुजारी थी। तो जो एक छोटी सी बच्ची, Anne Frank was just 13 or 14-year-old girl when she wrote diary। जब ये हिटलर रूल कर रहा था, जब हिटलर जुल्म डाल रहा था ज्यूइश पीपल पे, यहूदियों पे, जब वो सितम कर रहा था, तब वहां वो एक बच्ची जो थी जिसका नाम एनी फ्रैंक है, एनी फ्रैंक भी एक ज्यूइश थी, वो देख रही थी कि उनको किन मसाइल से गुजरना पड़ता है, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसकी फैमिली को कौन कौन से मुश्किलात आ रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची। तो फिर उसने क्या काम किया? इसने काम किया कि इसने हर एक दिन लिखना स्टार्ट किया। ये देख रही थी हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हम पे कौन कैसे जुल्म किया जा रहा है, हमारी जो इमोशनल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, हमारा जो टॉर्चर्ड सोल्स जो थे, वो उनके बारे में लिख रही है कि हम कैसे लाइफ जी रहे थे। फिर उसने एक डायरी लिखी थी। डायरी हमने इस लास्ट लेक्चर में बात की, इसके बारे में, हम डायरी के बारे में, कि हमने आपको बताया कि जो डायरी होती है ये एक प्राइवेट तरीके से बंदा लिखता है, एक जो आप अपने इमोशंस में बयान करते हो। जब हम डायरी की बात हमने लास्ट लेक्चर में की, एनी फ्रैंक इज अ फेमस डायरिस्ट राइटर। तो अब ये जो डायरी इसकी है, इसमें वो एनी फ्रैंक क्या लिखती है? वही लिख रही है कि
हमारे साथ क्या हो रहा था। 5 मिनट के लिए अगर आप एनी फ्रैंक की डायरी राइटिंग को देखोगे, मैंने एक कुछ एग्जांपल्स एनी फ्रैंक की ली है। डायरी जो उसने डायरी मेंटेन की थी, जिसको उसके पापा ने पब्लिश किया था लेटर ऑन। तो डियर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, डायरी में आपको कुछ चीजों का ना कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जब आप डायरी लिखना स्टार्ट करते हो, उसमें कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि पहले आपने ख्याल रखना पड़ता है कि डेट का कौन सा है, आज कौन सा दिन है। इवन आप टाइम के बारे में भी लिख सकते हो। इवन आप ये भी लिख सकते हो कि आप किस जगह ये डायरी लिख रहे हो। और आप फिर एक फिक्शनल एड्रेसी को, वो डायरी जो मेंटेन करते हो ना, आप किसी को एड्रेस करते हो। और एड्रेसी जो होती है वो डायरी ही होती है, क्योंकि आप जो आपके विचार है, आपका जो अपना इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है, वो आप निकाल रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। जो भी बर्डन आपके पास है वो आप निकाल रहे हो, उसको आप वेंट दे रहे हो। वेंट कहाँ पे दे रहे हो? कलम से दे रहे हो, डायरी पे दे रहे हो। यानी कि जो वो आपकी डायरी है वो आपकी एड्रेसी बनती है, फिक्शनल एड्रेसी। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने अब रखी है एनी फ्रैंक की। उसने एक लेटर लिखी, उसने एक जो डायरी है उसमें एक लेटर लिखी है। उसमें वो ये कब लिखी थी? उस सैटरडे का दिन था, 20 जून का दिन था। और ईयर कौन सा था? 1942। अब ये है कि डायरी में आप ये चीजें भी, जरूरी नहीं कि आप ये लिखोगे। अगर आप नहीं लिखोगे तो जैसे एनी फ्रैंक ने ये चीजें लिखी है, सैटरडे 20 जून 1942। तो इससे आपको ना, आप जब जैसे हम 2023 में ये पढ़ रहे हैं, डायरी पढ़ रहे हैं, हमें यानी कि हम इमेजिन कर रहे हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि 1942 का साल था, 20 जून का दिन था। उस दिन जो दिन था वो सैटरडे का दिन था। तो यानी कि इससे आपकी मेमोरी, आप कुछ खुद की इमेजिनेशन, आपकी ना वो पावर ऑफ इमेजिनेशन पे थोड़ा सा असर पड़ता है। आपका जो इमेजिनेशन पावर है, आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हो। तो फिर डियर किटी, यानी कि ये एनी फ्रैंक लिख रही है डियर किटी, यानी कि शी इज हियर एड्रेसिंग टू व्हाट? टू होम। डियर किटी यानी कि शी हियर मींस, यानी कि उसकी जो डायरी है, डियर किटी। आप यहाँ पे अगर आप डायरी लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो डियर डायरी, या आप कुछ नाम भी रख सकते हो उसको। अच्छा, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो ये डायरी होती है ये एक पर्सनल होती है। इसमें आप लैंग्वेज वैसे ही इस्तेमाल करते हो जो आपको सूट करती है, जो कल को पढ़ने वाले को समझ आए। इसमें आप हाइपरबोलेस, सिंबल्स, मेटाफर्स, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, यानी कि उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि हमारी जो हम किसी तक बात पहुंचाना चाहते हैं, हम किसी को समझाना चाहते हैं, हम किसी तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो उसको वो मैसेज तभी समझ आएगी जब हम अच्छे तरीके से उसको समझाएं, उसके सामने जब हम अच्छे तरीके से वर्ड्स रखें, वो वर्ड्स जो उसको समझ आए। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज जो डायरी की है वो ये है कि डायरी जो है, it is always written in informal, way, in an informal way, conversational style में लिखी जाती है। जैसे अब थोड़ा सा मुताला करते हैं हम इस पैराग्राफ का। Annie Frank writes, I haven't written for a few days. I haven't written for a few days because I wanted first of all to think about my diary. यानी कि एनी फ्रैंक क्या लिख रही है यहाँ पे? आई हैवंट रिटन फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि अभी तक एनी फ्रैंक ने कुछ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज आई वांटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंक अबाउट माय डायरी, यानी कि वो सोच रही है अपनी डायरी के बारे में। वो सोच रही है मैं किस इशू के बारे में लिखूं, वो सोच रही है मैं कैसे अपनी डायरी को मेंटेन करूं, मैं इसको क्या नाम दूं। फिर क्या लिख रही है? इट इज एन ऑड आइडिया फॉर समवन लाइक मी टू कीप अ डायरी, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in the unbosoms of a 13-year-old schoolgirl. अब ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है। ये इन चीजों का ना, आप ये चीजें सोच सकते हो जब भी आप डायरी लिखना स्टार्ट करते हो, पोएम लिखना स्टार्ट करते हो, या जो भी आप लिखना चाहते हो। अब ये क्या लिख रही है? लिख रही है कि मेरे लिए एक ऑड आइडिया है, कि मेरे को ऑड लग रहा है, अजीब ये
किस्सा लग रहा है मेरे को कि मैं डायरी लिखूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी, मेरे को लग रहा है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे मेरी जो डायरी है उसको पढ़ने में, क्योंकि एक वो क्या पढ़ेंगे 13 साल की बच्ची की डायरी को। स्टिल व्हाट डज दैट मैटर, आई वांट टू राइट, मेरा इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब मैंने ये सोच लिया है, अब मैंने ठान लिया है कि अब मैंने जो करना है, मैंने डायरी मेंटेन करनी है, मैंने लिखना स्टार्ट करना है। बट मोर देन दैट, I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart. तो अब क्या है, अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ। अब मैं केयर नहीं करती हूँ लोग मेरी डायरी को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मेरी डायरी पब्लिश हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब ये है कि जो मेरे दिल में जो बातें हैं, मेरे दिल में जो राज है, मैं उनके बारे में लिखना चाहती हूँ, मैं उनको इवेंट देना चाहती हूँ। There is a saying that paper is more patient than man. It came back to me on one of my slightly melancholy days while I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or stay at home. Yes, there is no doubt that paper is patient, and as I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend, boy or girl. Probably nobody cares. And now I come to the root of the matter. The reason for me starting a diary, it is that I have no such real friend. तो अब ये लिख रही है कि जो मैंने बहुत चीजों के बारे में सोचा, मैंने सोचा कि अब जो इसके थॉट्स थे, जो इसके दिल में इसके राज थे, ये किसी के साथ भी वो शेयर कर सकती थी। मैं जो लिखना चाहती हूँ, मेरे जो थॉट्स है, मैं इनको पेपर में बंद करना चाहती हूँ, मैं इनको बुक फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, मैं एक डायरी मेंटेन करना चाहती हूँ। क्या? क्योंकि वही एक मेरी बेहतरीन सहेली हो सकती है। क्योंकि ये जो एक बुक है, मैं इसी के साथ बात करते करते अपने जो विचार हैं, अपने जो जज्बात हैं, उनको सामने लाऊं। तो यहाँ पे एक्चुअली द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि here Anne Frank wants us to show that now she had already made up her mind that she would write a diary. She would give vent to her emotions through, this what we call form of writing. अच्छा, फिर वो लिख रही है ये डायरी, जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि डायरी में आप अपना लिखते हो, पर्सनल मैटर्स जो आपके होते हैं। इवन यू कैन राइट जो भी आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट इशू है, चाहे सोसाइटी के बारे में लिख रहे हो, कल्चर के बारे में लिख रहे हो। लेकिन जहां तक एनी फ्रैंक की बात है, वहां उसने जो डायरी लिखी है, जहाँ पे वो जो हिटलर थे उसके बारे में लिख रही है। जो हिटलर जुल्म जो वो लोग जुल्म कर रहे थे जिविश लोग उनके साथ, यहूदी उनके साथ, या जैसे एनी फ्रैंक की फैमिली को कहीं और सहारा लेना पड़ा, उसकी फैमिली को कहीं और जिंदगी गुजारनी पड़ी, किसकी वजह से? नाजी जो हिटलर था उस वो रूल कर रहा था। अच्छा, फिर वो इस डायरी में लिख रही है कि उसकी फैमिली को क्या क्या मुश्किलात आए, खुद इसको क्या मुश्किलात आए। एक दो कमरे में इनकी फैमिली रह रही थी, एक ही कमरे में ये सब रह रहे थे, जॉइंट फैमिली इनकी रह रही थी। अच्छा, यहाँ से डर भी था कि कहीं से वो लोग ना आए, हिटलर की फौज ना आए, वो हमें यहीं पे मार दे। तो शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ व्हाट वी कॉल ट्रोमा। तो फिर वो क्या लिख रही है? लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe that a girl of 13 feels herself quite alone in the world, nor is it so. I have darling parents and a sister of 16. यहाँ पे वो अपनी लिख रही है अपनी फैमिली के बारे में कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी एक सिस्टर है जिसकी उम्र 16 साल की है, खुद ये 13 साल की होती है। I know about 30 people whom one might call friends. I have strings of boyfriends anxious to catch a glimpse of me and who, failing that, peep at me through mirrors in class. I have relations, aunts and uncles who are darlings to a good home. No, I don't seem to lack anything, but it is the same thing with all my friends. Just fun and joking, nothing more. I can never bring myself to talk of anything outside the common around. We don't seem to be able to get any closer. That is the root of the trouble. Perhaps I lack confidence, but anyhow, there it is a stubborn fact, and I don't seem to be able to do anything about it. यहाँ पे एनी फ्रैंक क्या बोल रही है? वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि इसकी फैमिली है, इसकी आंट्स है, अंकल्स है, इसकी सिस्टर है,
इसके जो रिश्तेदार हैं, या उनके साथ भी शेयर कर सकती है जो भी इसके जैसे वो रोजमर्रा के हालात जो, लेकिन ये बोल रही है, ये लिख रही है कि नहीं, इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बुक है, वो डायरी है, क्योंकि ये वो चीजें इन लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती है, जो इसके अपने जज्बात हैं वो ये बाहर नहीं ला सकती। जहां पे मैं खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ वो मेरी डायरी है। अब लिख रही है अपनी फैमिली के बारे में। माई फादर वॉज 36 when he married my mother, who was then 25. My sister Margaret was born in 1927 in Frankfurt on Main. I followed on, June 2012 and 1929. And as we are Jewish, we migrated to Holland in 1933, where my father was appointed managing director of Travis NV. This firm is in close relationship with the firm of Colin and Co. in the same building of which my father is a partner. तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन दे रही है अपनी फैमिली के बारे में, अपनी इसकी फैमिली कब माइग्रेट कर रही थी। इवन यहाँ पे वो लिख रही है we belong to Jewish clan, we are from we are Jews, we जैसे वो लिख रही है कि अब हम कहाँ की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, नीदरलैंड्स की तरफ जा रहे हैं। इवन डेट भी दे रही है 1933 की। फिर वो लिख रही है मेरे जो पापा है ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे एक कंपनी में। अच्छा, फिर वो लिख रही है the rest of our family however felt the full impact of Hitler's anti-Jewish laws, so life was filled with anxiety. तो ये रूट मैटर जो जिसके बारे में ये डायरी है, जिसके बारे में एनी फ्रैंक लिख रही है इस डायरी में, वो ये है the rest of our family however felt the full impact of Hitler's anti-Jewish laws. यानी कि जो हिटलर था उसने मन बनाया था कि जो भी जू है वो समझ रहा था, उसकी खुद की आइडियोलॉजी थी कि वो he hated Jews, he disdained them from the core of his heart. That is why he murdered them, he killed them, he established laws which were anti-Jewish in character. तो यहाँ पे वही लिख रही है so life was filled with anxiety. अब कश्मकश की दौर से ये इनकी फैमिली गुजर रही थी, मुसीबत का टाइम था इनके लिए, क्योंकि वहां से हिटलर मार रहा था जो भी लोग जू थे उन पे बहुत सारे जुल्म, जो ज्यूइश लोग थे उन पे हिटलर की जो आर्मी थी वो बहुत यानी कि उनको बहुत जुल्म कर रहे थे, मार रहे थे। तो आपको डियर लर्नर्स ये समझना है कि जो ये डायरी है, इस डायरी में जो एनी फ्रैंक लिख रही है वो लिख रही है कि हिटलर की वजह से इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हिटलर की ही वजह से इनको माइग्रेशन करनी पड़ी दूसरी जगह। वी नो when people migrate from one place to another place, people feel alienated, dislocated, displaced. There's always this feeling of what we call in betweenness, exile, यानी कि nostalgia, homesickness, यानी कि इन चीजों को when they face racial discrimination, gender discrimination, there is always this thing what we call cultural confrontation. When people migrate from one state to another state, one country to another country, वहां पे बहुत एक रेडीमेड कल्चर मिलता है बंदे को। when this whole phenomena is called diaspora, यानी कि जब लोग माइग्रेट कर रहे हैं। अगर हम एनी फ्रैंक की बात करेंगे, इसको यानी कि जर्मनी अब ये छोड़ रही है, इसकी फैमिली अब छोड़ रही है जर्मनी को, अब कहाँ की तरफ जा रहे हैं, नीदरलैंड्स की तरफ जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में इनके लिए एक डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रहन सहन है। वहां पे लोग दूसरे किस्म के लिबास, दूसरे किस्म का रहन सहन, दूसरे अलग किस्म का खाना। तो अब थोड़ा सा वो अब दूसरी जगह जाना, तो इट was completely a different world for Anne Frank. Actually, it is a different world for anyone when people migrate from one region to another region. तो फिर बहुत सारी चीजों का दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है लोगों को जब वो एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह रहना चाहते हैं। क्योंकि डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं, जब हम एग्जाइल की बात करते हैं, एक डायस्पोरा थ्योरिस्ट है रॉबिन कोहिन, he is in fact one of the founders of diaspora studies. उसने एक अच्छी बुक लिखी है ग्लोबल डायस्पोरा। ग्लोबल डायस्पोरा में उसने एक बुक लिखी है, उस बुक में वो मेंशन करता है जो लोग छोड़ रहे हैं, अपने वतन को छोड़ रहे हैं, देयर आर टू रीजंस। एक को वो बोलता है
पुश फैक्टर, दूसरे को बोलता है पुल फैक्टर। यानी कि जो रॉबिन कोहेन इस बुक में ग्लोबल डायस्पोरा में लिखता है, he believes कि diaspora is a phenomenon. Diaspora refers to a situation wherein people leave their original homeland to live temporarily or permanently in a foreign country due to both push as well as pull factors. इन पुश फैक्टर्स यानी कि पुश दो ही, यानी कि रॉबिन कोहेन का कहना है कि लोग यहाँ पे बिल्कुल रेलेवेंट है ये एने फ्रैंक के साथ। वो लिख रहा है एने फ्रैंक, यानी कि जो रॉबिन कोहेन बोल रहा है इस बुक में लिख रहा है कि लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दो ही वजह है। एक को वो बोलता है पुश फैक्टर, पुश फैक्टर में वो बोलता है कि either people migrate to different parts of the world either due to religious persecution, बिल्कुल रेलेवेंट है एने फ्रैंक के साथ, क्योंकि हिटलर समझ रहा था कि जो ज्यूज है वो उनको बहुत नफरत थी ज्यूज के साथ, तो यहाँ पे एक रिलीजियस परसिक्यूशन, क्योंकि वो उनके जिसको वो देख रहा था ज्यू है, उसने ही ऑर्डर wherever you would find a Jew kill him for her। तो रॉबिन कोहेन का मानना है कि जो लोग छोड़ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं क्यों, पुश फैक्टर। पुश फैक्टर में वो बोलता है पीपल लीव देयर ओरिजिनल होमलैंड्स बिकॉज ईदर ड्यू टू रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि रेसिज्म, यानी कि उसके बाद वो छोड़ रहे हैं अपने मुल्क को, छोड़ रहे हैं रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से, ब्लड शेड की वजह से, वायलेंस की वजह से, यानी कि इन ये चीजें वो देख रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स, यानी कि ब्लड शेड होता है, यानी कि लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। तो ये जो दूसरे में रखता है रॉबिन कोहेन फिर पुल फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स में यानी कि वो बोल रहा है कि लोग जो एक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो जा रहे हैं इसलिए क्योंकि दे जस्ट वांट टू लिव अ लाइफ इन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, दे जस्ट वांट टू लिव अ what we call the better standard of life। वो दूसरी मुल्क में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे उनको दिख रहा है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको दिख रहा है कि they will become financially stable there। ये दूसरा वजह है। लेकिन जो पहला वजह रॉबिन कोहेन इस बुक में लिखता है वो लिख रहा है कि लोग मजबूर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्योंकि उनको रिलीजन की वजह से उनको रिलीजन यानी कि रिलीजन की बुनियाद पे उन पे अटैक किया जा रहा है। तो बिल्कुल रेलेवेंट है वो एने फ्रैंक पे, एने फ्रैंक की फैमिली पे, इनफैक्ट द होल Jewish clan, Jewish community, when we talk about when Hitler was ruling Germany, when Hitler was showing his hatred towards Jewish people। तो जो एक इम्पोर्टेंट चीज है अब जो एनी फ्रैंक है वो इसमें लिख रही है इस बुक में कि हम जो लोग हम क्योंकि अब इनको जबरदस्ती अपना मुल्क छोड़ना पड़ रहा है, कुछ जिसको हम बोलते हैं कि फोर्स्ड माइग्रेशन की वजह से अब ये एंजाइटी के शिकार है, ये यानी कि ये ट्रॉमा के शिकार है, दे आर साइकोलॉजिकली क्रिपल्ड। तो फिर यही चीजें एनी फ्रैंक इस बुक में दरमियान 20s के दरमियान उनको कैसे भागना पड़ा, अपनी कंट्रीज को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा, छुप के वो जिंदगी गुजार रहे थे। तो इस डायरी में एनी फ्रैंक वही चीजें मेंशन कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये अब आप आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज अ डायरी and what is Anne Frank talking of, how Anne Frank wrote this diary and why she wrote it and what are the things she's mainly describing in this particular diary। You will have to remember one thing, that is this कि जो ये डायरी है इसमें होलोकास्ट के बारे में लिख रही है एनी फ्रैंक, अपने जज्बात को बाहर ला रही है, सिचुएशन क्रिएट कर रही है, ज्यूइश पीपल की जो मेंटल ट्रॉमा था, जो लोग जो यहूदी थे वो एंजाइटी के शिकार थे, यानी कि वो साइकोलॉजिकली वो देवर यानी कि जो एंजाइटी से जा रहे थे ये लोग, किसकी वजह से जा रहे थे, हिटलर की वजह से। तो जब हम इस डायरी का मुताला करते हैं, एनी फ्रैंक के डायरी को पढ़ते हैं, तो वहां पे हम यही चीजें पाते हैं। उसने वही चीजें लिखी है कि उसकी फैमिली को कौन से इश्यूज आ रहे थे, मुश्किलात आ रहे थे, वो उसकी फैमिली कैसे जी रही थी, एक कंसंट्रेशन कैंप में, एक हाइडिंग प्लेस में। फिर वो बाकी लोगों के बारे में लिख रही है, उसकी जो सराउंडिंग में जो लोग थे वो कैसी जिंदगी गुजार रहे थे, कैसे 2-2.5 साल तक एक छुपी हुई जगह इनको जिंदगी गुजारनी पड़ी, कैसे एक ही रूम में वो रह रहे थे पूरी फैमिलीज। तो इट्स अ वंडरफुल डायरी, रीड इट थॉरोली, एक्सटेंसिवली,
ये बहुत अच्छी डायरी है, बहुत अच्छी वर्क है। So this is all in what we call as far as diary writing is concerned. There is another important issue in our syllabus जो है speech. Speech के बारे जब हम speech के बारे में जब हम बात करते हैं, the speech, what is this speech? It's a form of communication in spoken language made by speaker before an audience for a given purpose. यानी कि जब हम स्पीच कैसा है, जैसे इस वक्त हम बोल रहे हैं स्पीच, जो हम बोल रहे हैं, आप बातें कर रहे हो, इसको ये स्पीच फॉर्म ही होती है, ओरल फॉर्म इसको बोलते हैं। लैंग्वेज वी ऑल नो कि इसके 4 बेसिक स्किल्स हैं, यानी कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हम स्पीच दे रहे हैं, स्पीच, लेकिन इट्स अ डिफरेंट मैटर जब हम लिटरेचर में बात करते हैं स्पीचेस की। तो हम जो हमारे सिलेबस में इन्होंने स्पीच जो हमारे सिलेबस में है, मार्टिन मार्गरेट लॉरेंस का स्पीच है माय फाइनल आवर। तो स्पीच का यह होता है कि आप कहीं पे अपना लेक्चर डिलीवर करते हो, जैसे मैं आपके सामने इस वक्त स्पीच दे रहा हूं, मैं आपको इस वक्त बोल रहा हूं कि व्हाट इज डायरी राइटिंग, व्हाई Anne Frank wrote a diary, what were the things which prompted, insisted Anne Frank towards this profession called diary writing। तो वैसे ही जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, दिस इज स्पीच यानी कि ओरल फॉर्म। वैसे ही मार्गरेट लॉरेंस का, हमारा मार्गरेट लॉरेंस शी वाज अ कैनेडियन राइटर, उसका जो हमारे सिलेबस में इन्होंने स्पीच रखा है वो है माय फाइनल आवर, जिसको यानी कि उस जब हम स्पीच की बात करते हैं एक जो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीच, इसको हम रिलेट करते हैं, पॉलिटिशियंस आर फेमस फॉर दिस स्पीच, क्योंकि पॉलिटिशियंस यूजुअली स्पीच देते हैं, स्पीच करते हैं। यहाँ पे मेरे को एक फेमस स्पीच याद आ रही है, मार्गरेट लॉरेंस जो है, ये इसकी जो स्पीच है, ये वो ट्रेंट यूनिवर्सिटी में वो स्पीच दे रही है, फाइनल आवर, जो माय फाइनल आवर, वो जो लिख रही है, वो जो बोल रही है उस स्पीच में, वो एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में उस स्पीच में वो बोल रही है। लेकिन उससे पहले मेरे को एक इंपॉर्टेंट स्पीच याद आ रहा है इस वक्त, जो मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग, speech is more or less associated with political leaders, हालांकि but it's not always associated related with politicians, it's not always true only politicians give speeches, even academicians, researchers, even people who belong to judiciary, वो भी स्पीच देते हैं। लेकिन अब ज्यादा स्पीच का जब हम मुताला करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द इसको रिलेट करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ। तो यहाँ पे मेरे जहन में एक अच्छी स्पीच याद आ रही है जो मार्टिन लूथर किंग ने दी थी। वी ऑल नो मार्टिन लूथर किंग, ही वाज एन अमेरिकन स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। उसने एक फेमस स्पीच दिया था, उसके बारे में आपने सुना होगा। उसने उस स्पीच का टाइटल ही रखा गया था, आई हैव अ ड्रीम। इट्स अ वंडरफुल स्पीच। अब ये होता है कि जब आप स्पीच देते हो, जब कोई पॉलिटिकल लीडर स्पीच देता है, जब कोई फिलोसोफर या राइटर जो होता है, सिविल एक्टिविस्ट, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, वो स्पीच देता है किसी इशू के बारे में कुछ। अब क्या होता है कि फिर उस स्पीच को ना उसको फिर पब्लिश किया जाता है बुक फॉर्म में, तो फिर हमारे पास वो पहुंचता है रिटन फॉर्म में। तो वैसे ही एक स्पीच दिया था, आई हैव अ ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग। We all know speech, as I just talked about speech, it is concerned with politicians, जैसे स्वामी विवेकानंदा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद हमारे पास मौजूद है इन रिटन फॉर्म। अब ये होता है कि जो जैसे मार्गरेट लॉरेंस की स्पीच है जो हमारे सिलेबस में रखा गया है, उसने वो स्पीच एक यूनिवर्सिटी में दी है। लेकिन अब ये होता है कि किसी स्पीच को रिटन फॉर्म में फिर रखा जाता है, बुक फॉर्म में पब्लिश किया जाता है। वैसे ही जैसे ही आई हैव अ ड्रीम रिटन, यानी कि वो स्पीच किसने दिया था? वो स्पीच दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अच्छा, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्पीच, आप पढ़ लीजिएगा इस स्पीच को डियर लर्नर्स, इट्स अ वंडरफुल स्पीच। यू विल कम टू नो actually why Martin Luther King Jr. delivered this speech.
you would come to know what were the things which forced, insisted a politician, a statesman, a writer like Martin Luther King to deliver a speech that to, you know, इसने ये स्पीच जो दी थी यूएसए में दिया था, वॉशिंगटन डीसी में दिया था ये स्पीच। अब इस स्पीच का जो मुद्दा था, मकसद था, वो थीम ऑफ इक्वालिटी था, वो जस्टिस पे ये बुनियाद, ये जो स्पीच है ये जस्टिस पे बुनियाद है, ये थीम ऑफ फ्रीडम पे बुनियाद है। एक्चुअली इस स्पीच में ना, ये स्पीच का मुद्दा क्या है, इस स्पीच का यानी कि जब आप स्पीच देते हो, चाहे पॉलिटिशियन स्पीच दे, चाहे कोई फैकल्टी मेंबर स्पीच दे, चाहे कोई फिलोसफर, कोई राइटर आपके सामने स्पीच दे रहा हो, उसका कोई मुद्दा होता है, कोई मकसद होता है। जब हम बात मार्टिन लूथर किंग की करते हैं, इसका क्या मकसद था इस स्पीच देने का, आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो स्पीच था, इसका टाइटल था आई हैव अ ड्रीम। इसके पास एक ख्वाब था, ये एक ख्वाब देख रहा था। वो ख्वाब क्या था? वो ख्वाब ये था कि ये ब्लैक लोगों के बारे में लिख रहा है, बोल रहा है इस स्पीच में। इसने वॉशिंगटन डीसी में सब लोगों को खड़ा किया था, इसने पहले ही बोल के रखा था। स्पीच में आपको ये एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, इसमें पहले ही आपको इनविटेशन देनी होती है लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि हम इस वाले दिन ये स्पीच दे रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस यूजुअली देते हैं। फिर उनका कोई थीम होता है, आपने भी देखा होगा, लिखा होता है कि आज ये थीम है। जैसे मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम, इसका क्या ड्रीम था? इसका ये ड्रीम था कि इसने लोगों को जमा किया, जो भी ब्लैक कम्युनिटी से लोग थे, अमेरिका में रह रहे थे। इसने रखा था 28 अगस्त 1963 का दिन इसने सिलेक्ट किया था, साल 1963। दिन कौन सा था? 28 अगस्त 1963। इसने ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग अमेरिका में रह रहे थे, इसने उनको जमा किया था वहां पे। फिर इसने बोलना स्टार्ट किया। इसने क्या बोलना किया, स्टार्ट क्या किया? इसने कहा नेग्रो स्टिल इज नॉट फ्री। नेग्रो हियर ही मेंट ब्लैक पीपल, people who came from African continent, black, people who were black in color। यानी कि अब इस स्पीच का मकसद जो है वो यही है कि इस स्पीच में क्या बोल रहा है मार्टिन लूथर किंग? रेसिज्म के खिलाफ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि ब्लैक जो लोग हैं वो अभी भी फ्री नहीं है, वो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ अमेरिका में हो रही है। तो ये इन चीजों का, यानी कि स्पीच में आप ये चीज याद रखो, इसका कोई मोटिव होता है, कोई एम होता है, फिर उस पे स्पीच देता है कोई राइटर। स्टूडेंट्स, here we would conclude this session। जो भी हमारा कुछ रहता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे, और कुछ चीजें रह रही हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उन चीजों को आपके सामने रखेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।